नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। बात करें तो मोदी सरकार लगातार ब्रिटानिया हुकूमत के जो गुलामी की निशानी है उसको मिटा रही है और साथ ही मिटा रही है उन पुराने कानूनों को जिसकी वजह से देश का आम आदमी अक्सर न्याय से वंचित रह जाता है। और अब कहा जा रहा है कि भारतवासियों के जीवन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लागू 150 वर्ष से भी अधिक पुराने ब्रिटिश कानूनों में बदलाव लाने के लिए संसद में नए विधेयक पेश किए हैं और ये विधेयक संसद के लोकसभा में पारित भी हो गए हैं। और बात की जाए कि यदि अब ये बिल या विधेयक हैं ये यदि पास हो जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि देश में थाने से लेकर कोर्ट तक के सारे जो नियम कानून हैं वो बदल जाएंगे। यानी इन कानूनों की मदद से अंग्रेज़ों के समय के जो कानून हैं अब आज़ादी के 76 वर्षों के बाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और इनकी जगह भारत के अपने नए कानून जो भारत के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं और आज के ज़माने के हिसाब से है, यानी वर्तमान समय के अनुरूप जो मांग है उसके अनुरूप ये कानून बनाए गए हैं। और अब ये नए कानून लागू हो जाएंगे क्योंकि जो ये कानून है ये हम देशवासियों के ऊपर लागू होंगे और इसलिए हमें इन कानूनों के बारे में जो सही जानकारी है वो होनी चाहिए। फिलहाल अभी जो ये तीनों विधेयक हैं ये क्या है कि संसदीय कमेटी के पास भेजे गए हैं ताकि इसकी समीक्षा हो, फिर रिपोर्ट्स आएगी और आगे देखना है कि आगे की प्रक्रिया क्या हो रही है। लेकिन जो ये नए कानून हैं इनमें क्या है कि बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं और अगर ये तीनों बिल आने वाले समय में लागू हो गए या फिर कहे कि कानून बन गए तो कई अपराधों की जो सज़ा है उसकी रूपरेखा और उस जो अपराध हैं उनकी परिभाषा ही बदल जाएगी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो जैसे इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, इसकी जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह या देशद्रोह के जो प्रावधान हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे और इसकी जगह पर एक नया कानून आएगा जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसमें क्या है कि न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष होगी जो अभी तक के कानून में केवल 3 वर्ष था। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि ये जो कानून होंगे वो पहले की अपेक्षा अधिक सख्त होंगे, अधिक प्रभावी होंगे और इस कारण से क्या है कि अब इन कानूनों के लागू होने से देश की जो कानून प्रक्रिया है जिस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था अब वो कम हो जाएगा। साथ ही क्या है कि देश में इसके बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और प्रभाव भी दिखेंगे। तो आज की जो चर्चा है हमारी इसी के विभिन्न पहलुओं पर होगी। जो ये नए कानून यानी जो अपराध संबंधित जो 3 कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों के संदर्भ में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जो पहले के प्रावधान थे उनमें कौन से चेंजेस किए गए हैं, सजाएं कौन सी जोड़ी गई हैं, कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं और कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो इन्हीं के बारे में, इनके संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। अब देख लेते हैं कि आखिर आज की जो न्यूज़ हेडलाइंस है वो क्या है। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह रिप्लाइड टू द डिस्कशन ऑन द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड द भारतीय साक्ष्य बिल 2023 in the Lok Sabha today. The House passed the bill after discussion. तो ये आज की न्यूज़ है जो हमने बताया कि अभी क्या है कि 3 प्रकार के जो आपराधिक कानून हैं उनसे संबंधित क्या है कि नए बिल पारित किए गए हैं
और ये उसी संदर्भ में न्यूज़ है और इसी के संदर्भ में आज हम इसके विभिन्न जो पहलू हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहले ही हमने बताया कि जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी थी और जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम यानी कि क्या है कि एविडेंस एक्ट था, इसमें संशोधन किया गया है। और ये जो तीनों कानून थे ये क्या थे, ये ब्रिटिश हुकूमत के समय ये निर्मित किए गए थे, बनाए गए थे। और इन्हीं के स्थान पर क्या है कि अब ये तीन नए कानून बनाए गए हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीन नए बिल पारित किए गए। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देश की सरकार है उसका जो बल है, जो पहले क्या था कि शासन को केंद्र में रखते हुए किसी भी कानून को बनाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब केंद्र में नागरिक को रखा गया है। और इसके बारे में क्या है कि गृह मंत्री ने बात भी कहा है। और दूसरी बात कि जो पहले कानून थे उनमें क्या है कि दंड शब्द का उल्लेख था, जिसको अब क्या है कि न्याय के रूप में देखा गया है। यानी कि अब क्या है कि इसको ये कहा जा रहा है कि किसी भी अपराध के खिलाफ दंड के बजाय जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय प्रदान करना ही महत्वपूर्ण है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं। अब देख लेंगे कि भारतीय जो न्याय संहिता है, जो क्या है कि पहला जो परिवर्तन किया गया है, यानी जो इंडियन पिनल कोड के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, इसके बारे में और इसमें प्रमुख बदलाव कौन से किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता द्वारा क्या है कि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें क्या है कि पहले 511 धाराएं थीं, लेकिन वर्तमान में इनके स्थान पे क्या होंगी, 358 धाराएं ही होंगी। और इसमें क्या है कि 21 नए अपराध ऐड किए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के जो विभिन्न अपराध हैं उनको इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। और इसमें 41 अपराधों में कारावास की अवधि को पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सज़ा है वो पहले से कठोर हो गई है। और इसी में क्या है कि जो 82 अपराध हैं उनमें क्या है कि इसके खिलाफ जो जुर्माना राशि है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल सज़ा में कैद ही होगा, बल्कि क्या है कि इससे संबंधित आर्थिक दंड का भी प्रावधान पहले से अधिक कर दिया गया है। और इसमें 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा प्रारंभ की गई है। और इसी में ऐसे कुछ 6 अपराध हैं जिनमें सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है। और इसमें 19 धाराओं को क्या किया गया है, पहले की अपेक्षा क्या है कि इसमें निरस्त या कैंसिल किया गया। तो ये क्या था, भारतीय न्याय संहिता में जो प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जिसको क्या है कि सीआरपीसी यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके स्थान पे क्या है रिप्लेस किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें 484 यानी कि 484 धाराओं वाले जो ये था इसके स्थान पे यानी सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है। और अब इसमें जो धाराओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएंगी, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएंगी। यानी कि क्या है कि इसमें भी कानून जो होंगे वो पहले की अपेक्षा अधिक कठोर और बहुआयामी हो जाएंगे। तीसरी अगर हम बात करें तो वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी जो इंडियन एविडेंस क्या एक्ट है उसमें प्रमुख कौन सी बातें कही गई हैं। तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्या करता है, रिप्लेस करता है। और पहले की जो 167 धाराएं थी इनके स्थान पे क्या है कि अब इनमें 3 धाराएं अतिरिक्त जोड़ दी गई हैं, जिसके बाद अब इनकी संख्या 170 हो गई है। अन्य अगर बातों की चर्चा करें तो इसमें 24 धाराओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और इसमें क्या है कि अन्य जो 6 धाराएं हैं उनको निरस्त भी किया गया है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख बदलाव है।
अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन नए कानूनों में कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे कहा था कि जो राजद्रोह या देशद्रोह है, उससे संबंधित क्या है कि इसमें नए कानून, नए प्रावधान और नए नाम दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो राजद्रोह की परिभाषा को अब बदल दिया गया है। राजद्रोह की जो परिभाषा है उसको राजद्रोह यानी सरकार के खिलाफ किए गए अपराध से बदलकर देशद्रोह यानी कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध सिद्ध कर दिया गया है। दूसरी बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 या राजद्रोह कानून को इसमें निरस्त कर दिया गया। तो ये एक प्रमुख बदलाव है। इसी के साथ क्या है कि महिलाओं और बच्चों के स्तर पे भी क्या है कि बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं और इनके सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है कि अगर इनके साथ कोई अपराध होता है तो इनको पर्याप्त रूप से एक न्यूनतम सीमा में क्या हो, समय सीमा के अंतर्गत इनको न्याय प्रदान किया जा सके। और इसी के अंतर्गत भारतीय जो न्याय संहिता है इसमें क्या है, इसके बारे में बहुत सारे नए भाग जोड़े गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में क्या हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ ही क्या है कि इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इस पे संबंधित काफ़ी विवाद होते रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अगली बात कही गई कि गैंग रेप के मामलों में जो सज़ा होगी अब वो 20 साल तक हो सकती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो आजीवन कारावास है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कुछ कठोर प्रावधान इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित बनाए गए हैं। और इसी में अगर हम बात करें, अगर ये जो नए कानून हैं तो अगर नाबालिग से गैंग रेप की बात करें तो इसमें जो मौत की सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया है और जो 16 वर्ष से कम उम्र की जो नाबालिग लड़की है उससे अगर रेप हो रहा है तो इसके लिए क्या है, इसमें अलग कानून होगा। और ऐसे अपराधों में क्या है कि जो पहले की अधिकतम सीमा थी वो अब बढ़ाकर 20 वर्ष हो गई है। और जो बलात्कार के अन्य दूसरे मामले थे उनमें भी जो न्यूनतम सज़ा पहले 7 वर्ष थी, यानी पहले जो सज़ा थी वो 7 वर्ष थी, उसको भी बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ बड़े बदलाव महिलाओं और बच्चों के स्तर पे किए गए हैं। और इसी में क्या है कि जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं उनके पहचान को छिपाने से संबंधित भी कुछ नए प्रावधान इस नए कानून में जोड़े गए हैं। तो ये हमारे लिए या हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आतंकवाद से संबंधित कौन से प्रमुख प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित क्या है कि कुछ कड़ी सज़ा जोड़ी गई है। और उसमें भी बात करें तो आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में स्थान प्रदान किया गया है। और इसी के साथ क्या है कि जैसे डायनामाइट, कोई विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैस या न्यूक्लियर संबंधित जो उपयोग हैं, इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, अगर इस तरह की कोई घटना होती है और इससे संबंधित किसी की मृत्यु होती है तो इससे संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनको आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और इससे संबंधित जो दंड होंगे वो उनको दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो न्याय संबंधित जो समय सीमा होती है उस स्तर पे भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की हम चर्चा करें तो अब पुलिस को शिकायत होने के 3 दिनों के अंदर ही क्या है एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। और 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की सज़ा वाले जो मामले हैं उनकी प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करना भी इसमें जोड़ा गया है, ये प्रावधान जोड़ा गया है। और साथ ही है कि जो बलात्कार पीड़िता है उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट को 7 दिनों के भीतर पुलिस थाने और उससे संबंधित जो न्यायालय है उसमें भेजना होगा। और जो अब चार्जशीट दाखिल करने की जो समय सीमा है वो अब वर्तमान में 90 दिन इस प्रावधानों में किया गया है। और मजिस्ट्रेट को 14 दिन में मामले का संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई शुरू करनी होगी।
और इसी के साथ आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के निवेदन भी 60 दिनों में ही करना होगा और किसी भी मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों में ही न्यायाधीश को निर्णय प्रदान करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अब जो न्याय प्रक्रिया है उसको तीव्र करने की मंशा के साथ ये प्रावधान जोड़े गए हैं और इसी के साथ निर्णय सजा के बीच 7 दिनों का समय ही केवल अब बचेगा और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के 30 दिनों के भीतर दया याचिका दाखिल की जा सकती है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान थे। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण प्रावधान की, वो है मॉब लिंचिंग की संबंधित, यानी जो भीड़ के द्वारा कोई हिंसा होती है और उसमें किसी खास व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय, लिंग, इससे संबंधित क्या है कि जो विभिन्न घटनाएं देश में देखने को मिलती हैं। जैसे अभी हाल ही में मणिपुर में बड़े स्तर पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी गई और इसके आधार पर सरकार की भी आलोचना की गई थी और इन्हीं सारे गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन नए कानूनों में मॉब लिंचिंग से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब देख लेते हैं वो प्रावधान कौन से हैं। तो मूल विधेयक में पहली बार मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध को हत्या की एक अलग श्रेणी के रूप में रखा गया है और यह अपराध उन मामलों से संबंधित है जहां किसी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है, ये इनसे संबंधित होगा। और इसमें क्या है कि जो 7 साल की यानी 7 इयर्स की जो न्यूनतम सज़ा थी उसको अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है और उसके जगह पे अब मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड तक या दंडित किया जा सकता है। यानी अब मॉब लिंचिंग में क्या है कि मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान भी जोड़ लिया गया है। तो ये इससे संबंधित बातें थी। अब बात कर लेते हैं कि EFIR से संबंधित कौन से प्रावधान इस नए कानून में जोड़ा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि EFIR पर 2 दिन में ही क्या करना होगा, जवाब देना होगा, यानी जवाबदेहिता को अब बढ़ाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि EFIR से कोई भी महिला थाने में क्या कर सकती है, FIR करा सकती है और उसका संज्ञान लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही उसके घर आकर जवाब लेने की व्यवस्था इसमें की गई है। दूसरी जो बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग भी पुलिस के अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। अन्य बातों की चर्चा करें तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है और इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही गई है और सबूत की जो गुणवत्ता होगी उसकी भी सुरक्षा होगी और जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित है और जो आरोपी हैं, दोनों के अधिकारों की इससे रक्षा होगी। और जो साक्ष्य हैं, तलाशी जब्ती में क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का अनिवार्य प्रावधान जोड़ा गया है और बलात्कार के मामले में पीड़िता का बयान जो होगा अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान है। इसी में एक 0 FIR का भी प्रावधान किया गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR दर्ज करा सकता है और वो 24 घंटे में संबंधित जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें अनिवार्य रूप से उसको ट्रांसफ़र करना इस नए कानूनों में प्रावधान किया गया है। इन महत्वपूर्ण बदलावों के साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। अगर उनकी हम चर्चा करें तो प्रत्येक जिले और थाने में पुलिस अधिकारी को पद नामित किया गया है जो गिरफ्तार लोगों की सूची बनाकर उनके सगे संबंधियों को सूचित करेंगे और घोषित अपराधियों की संपत्ति को कुर्की के लिए इसमें प्रावधान नए जोड़े गए हैं। पहले जो कानून था उसमें 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किया जा सकता था, लेकिन अब क्या है कि 120 अपराधों में क्या है, भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी के साथ एक बड़ा बदलाव देखा गया है कि जो लापरवाही के मामले हैं, जैसे अगर कहें तो हिट एंड रन केस, यानी कि जो लोग क्या है रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं या इस तरह की लापरवाही करते हैं
उनमें भी जो पहले सज़ा थी वो 2 वर्ष से बढ़ाकर वर्तमान में अब 10 साल का सज़ा या इस तरह का जो दंड है उसका प्रावधान इन नए कानूनों में किया गया है। और 1/3 सज़ा काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है और मृत्यु दंड की सज़ा कम होकर आजीवन कारावास में बदल सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती है। और जो आजीवन कारावास है उसमें कम से कम 7 साल जेल में रहना पड़ेगा और 7 वर्ष या उससे अधिक सज़ा होने पर कम से कम 3 साल जेल में रहना होगा। और पुलिस स्टेशनों में पड़ी हुई संपत्ति की वीडियोग्राफी करवाकर अदालत की सहमति से 30 दिनों के अंदर इसे बेच दिया जाएगा और पैसे को क्या किया जाएगा कि कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बदलाव थे जिसको हमने देखा। अब बात कर लें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव की, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज की परिभाषा में शामिल किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की ये बातें कही गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 पुराने कानून हैं जिनको अब बदलने की बात कही जा रही है। उनमें पहला जो है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड। तो ये पहली बार कब लागू हुआ, तो ये 1 जनवरी 1860 को लागू किया गया था। और जो थॉमस बॉबिंगटन मैकाले थे, इनकी अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया और ये डिसाइड करता था कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये इस संहिता के द्वारा या ये जो पिनल कोड है इसके अंतर्गत तय किया जाता था। दूसरा जो है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता। ये कब लागू हुआ, तो ये 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से ये लागू है। ये किसी भी गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने से संबंधित विधि प्रावधानों को लागू करता है। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट। यह मूल रूप से क्या है कि 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, ये सारे इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। तो आज हमने इससे संबंधित जो प्रमुख बातें थी उनको देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन कानूनों में बड़े स्तर पे बदलाव की मांग क्यों उठ रही है। तो पहली बात है कि भारत में विभिन्न जो अपराध हैं उनकी जो अभियोजन प्रक्रिया है उसमें अंतर्निहित अनेक समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए साथ ही क्या है कि जो उपनिवेशवाद की विरासत है या कह सकते हैं जो ब्रिटानिया हुकूमत की छाप अभी भी भारत में है उसको दूर करने के लिए और आज के हालात में यानी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानून बनाने के दृष्टिकोण से इस तरह के बदलाव की मांग की जा रही है। और वर्तमान जो सरकार है उसका जो लक्ष्य है वो न्याय सुनिश्चित करना है, न कि सज़ा देना, दंड देना। जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उनका जो फोकस था वो ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उनको मजबूती प्रदान करना था, क्योंकि ये जो कानून बने थे ये ब्रिटिश काल में बने थे और उस दौरान इस दृष्टिकोण से बने थे कि जो विरोध प्रदर्शित होते थे उनको दबाने संबंधित प्रावधान इन कानूनों में बनाए गए थे। और साथ ही अगर बात करें तो कानून में दंड देने का विचार था, न कि न्याय देने का। तो इसको भी ध्यान में रखकर क्या है कि वर्तमान की सरकार या जो पहल की जा रही है कि इसमें बदलाव किए जाने चाहिए और नए कानून जो होंगे वो भारतीय नागरिकों के इनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और कानून जो व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाएंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है यानी भारत में जो कानूनी प्रक्रिया है उसको और सरल बनाएंगे। और साथ ही क्या होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये न्याय प्रक्रिया जो धीमी है हमारे देश में उसको तीव्र करेंगे। तो ये उद्देश्य थे जिसके द्वारा क्या है कि ये कहा जा रहा है कि अब जो नए कानून लागू होंगे उससे क्या होगा कि देश में जो न्याय प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी और आम नागरिकों को भी आसानी से न्याय प्राप्त हो सकेंगे। अब इसी पे एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय दंड संहिता
यानी आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है, इनमें क्यों बदलाव किए जा रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं उन पर चर्चा कीजिए। तो आज हमने बात की कि अभी हाल ही में क्या है कि जो लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानूनों से संबंधित जो विधेयक पारित हुए हैं, उनके कौन से प्रावधान हैं, उनमें कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं और उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आज हमने चर्चा की। ये बिल आगे बढ़ेगा, क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।